चालू करो। देखिए, आइए हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा वृत्त। सर्किल, ठीक है। वृत्त किसे कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न ये उठता है, ठीक है। अगर हम लोग समतल में एक बिंदु ऐसे कहीं भी रख दें, एक बिंदु अगर हम लोग ऐसे कहीं पर रख दें, ठीक है, इस बिंदु से चारों तरफ समान दूरी में खींचे गए वक्र रेखा से प्राप्त आकृति को वृत्त कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, हो सकता हो कि वृत्त सही न बन पाए, लेकिन आप लोग ऐसा मानिएगा कि वो है। क्योंकि बोर्ड पर कभी अभी तक वृत्त जो है बनाया नहीं हूँ। ठीक है, सुनेंगे अब। जितनी चीज़ें पढ़ाया हूँ रोज़ उतनी चीज़ों का रिवीजन करेंगे। आप ही लोगों से सारी चीज़ें सुनेंगे, पहले बात मत किया करो। देखिए, इस बिंदु से निश्चित दूरी पर, ठीक है, इस बिंदु से निश्चित दूरी पर चारों तरफ खींचे गए वक्र रेखा को, रेखा दो प्रकार की होती है, एक होती है सरल रेखा, दूसरी होती है वक्र रेखा, ठीक है। सरल रेखा सीधी होती है, वक्र रेखा टेढ़ी होती है, तो ये है वक्र रेखा, ठीक। या फिर डिफिनीशन कैसे चेंज होता है, इस तरीके से बोल सकते हैं, बिंदुओं का वह बिंदुपथ जो समतल में स्थित किसी बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो, वृत्त कहलाता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे। जैसे हम लोग अगर इसे कर दें O, A, B, C और D, ठीक है, तो जो ये एक बिंदु है जिससे हम बार बार कह रहे हैं इससे समान दूरी पर, इस बिंदु को कहते हैं केंद्र। क्या कहेंगे? केंद्र, ठीक है, वो हो जाएगा। फिर देखिए, O से A के बीच की दूरी, O से B के बीच की दूरी, O से C के बीच की दूरी और O से D के बीच की दूरी बराबर रहेगी। रिक्वेस्ट है यहाँ पर ध्यान दिया जाए। तो ये हो जाता है OA, जिसे हम लोग कहते हैं त्रिज्या। त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं, चाहे वो स्मॉल r हो चाहे वो कैपिटल R हो, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग ठीक है, अब हम लोग देखते हैं व्यास किसे कहते हैं, ठीक है।
वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखाखंड। पहले ये जानते हैं कि परिधि क्या है। जो ये वक्र रेखा खींचे हैं यही है परिधि। ठीक है। परिधि पर स्थित दो बिंदु, इस पर हमने 4 बिंदु दिखाए हैं, लेकिन कंडीशन सुनिए। परिधि पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाला वह रेखाखंड जो केंद्र से होकर के जाता है। ठीक, जो केंद्र से, केंद्र मतलब ओ से होकर के जाता हो, वो कहलाता है व्यास कहलाता है। ठीक है। BD, हाँ डायामीटर, BD हो जाएगा व्यास। व्यास की इंग्लिश होती है डायामीटर, इसलिए इसको कहते हैं D। ठीक है। फिर देखिए जीवा किसको कहते हैं। ठीक, जीवा जो है वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। EF क्या हो जाएगा, जीवा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अभी आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है। कार्ड, CHORD। इसके बाद अगर परिधि को कहते हैं सरकमफेरेंस। इसलिए इसको C से डिनोट करते हैं, और परिधि को कहीं कहीं पाएंगे परिमाप लिखा गया है। क्या, वृत्त का परिमाप। इसके बाद त्रिज्या और व्यास में जो संबंध होता है, व्यास बराबर 2 × त्रिज्या। ठीक। इसके बाद वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो हो जाता है πr²। पाई का मान दोनों जगह, पाई का मान अगर हम लोग रखेंगे तो पाई का मान 22/7 भी रख सकते हैं, या 3.14 भी लिख सकते हैं। ठीक है। इतनी चीज़ें आपको वृत्त में मिलेंगी। अब सवाल कैसे पूछेगा। ठीक है। सवाल पूछेगा O का निर्देशांक दे दिया। ठीक, O का निर्देशांक दे दिया। उसके बाद परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को दे दिया, 2 या 3। ठीक है, दे देगा। जैसे O का निर्देशांक अगर दे दिया x, y, इसका दे दिया A, B, C का दे दिया M, N, और D का दे दिया x, y। नहीं, x, y लिख चुके हैं। -A, -B। ठीक, दे दिया। कहेगा क्या दिया गया बिंदु वृत्त के परिधि पर स्थित है, या O जो x, y है ये वृत्त का केंद्र है कि नहीं है। अब कैसे निकालेंगे। इसके लिए क्या है कि परिधि पर स्थित सभी बिंदु केंद्र से समान दूरी पर होते हैं। ठीक है। परिधि पर स्थित सभी बिंदु केंद्र से समान दूरी पर होते हैं। इसलिए क्या करेंगे, O से A के बीच की दूरी, O से C के बीच की दूरी, O से D के बीच की दूरी को हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ज्ञात करने के बाद अगर तीनों दूरियां बराबर आईं तब हम लोग कह देंगे कि दिया गया निर्देशांक वृत्त की परिधि पर स्थित है और x, y वृत्त का केंद्र है। ठीक है। नहीं आएगा तो नहीं है। ठीक, लेकिन अगर वो दिया है तो रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस होते हैं
98% अगर सवाल में दिया है तो वो रहेगा क्लास 10th तक। ठीक। अच्छा, इसके बाद जो है थोड़ा सा हम लोग चतुर्भुज के बारे में यहीं पे जान लेते हैं। चतुर्भुज को इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज जो है 7 प्रकार के होते हैं। ठीक। आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, 2 और होते हैं। ठीक है, उत्तल और अवतल। लेकिन हम लोगों को इतना पढ़ने की ज़रूरत अभी नहीं है। हम लोग केवल 2 पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे आयत और दूसरा पढ़ेंगे वर्ग। तो जो ये आयत होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। जैसे आप लोग खेत ओत में जाते होंगे काम करने के लिए, तो आप लोगों का खेत भी जो है कुछ आयताकार दिखता होगा। ठीक है, जैसे ये भुजा इस भुजा के बराबर हो और ये भुजा इस भुजा के बराबर हो। तो आयत वह चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है। प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 अंश का। प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 अंश का। इसके बाद इसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ए बी सी डी। ठीक है, जानने को बहुत कुछ है, लेकिन जितने की ज़रूरत है उतना केवल बता रहा हूँ। अब देखिए आयत की डिफिनीशन क्या कहती है? चारों भुजा क्या होनी चाहिए? बराबर। ए बी बराबर, बी सी बराबर, सी डी बराबर, डी ए। ठीक है। इसके बाद ए सी बराबर हो जाएगा बी डी। अगर दिया गया है कि 4 निर्देशांक ए के, बी के, सी के और डी के निर्देशांक दिए गए हैं और सिद्ध करना है कि चतुर्भुज आयत है कि नहीं है। ठीक है, तो ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी और डी ए के बीच की दूरी को निकाल लेंगे पहले। फिर क्या करेंगे? ए और सी के बीच की दूरी, फिर बी और डी के बीच की दूरी को निकाल लेंगे। क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो वो आयत है, नहीं तो आयत नहीं है। इसी लगते जानते मतलब इसका भी परिमाप और क्षेत्रफल जान लेते हैं। आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को यल और बी मीन्स चौड़ाई। ठीक है, और क्षेत्रफल इसका हो जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब वर्ग को कहते हैं स्क्वायर। चीजें सब सेम हैं यार। स्क्वायर देखिए क्या होता है? स्क्वायर में चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। पी क्यू आर एस। पी क्यू बराबर है क्यू आर, बराबर है आर एस, बराबर है एस पी। इसके बाद इसके भी चारों कोण क्या होते हैं? 90 अंश के होते हैं। इसके जो विकर्ण हो, इसके भी विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, पी आर बराबर हो जाएगा क्यू एस के। ठीक है, इतनी कंडीशन हो गई। इसका जो परिमाप होगा, चूँकि चारों भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं, इसलिए 4 गुणे भुजा।
और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर या भुजा गुणे भुजा। ठीक है, इतनी चीज, इतने में कोई समस्या है किसी को तो नोट कर लो। हो गया। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कि निर्देशांक ज्ञात, हमें पता हो तो निर्देशांक पता हो तो किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, इस किताब में या आप लोगों की किताब में शायद क्षेत्रफल का फार्मूला नहीं है, लेकिन हम बहुत ही इजी ट्रिक बता रहे हैं। फार्मूला लंबा है, याद करेंगे तो याद नहीं कर पाएंगे, पहले ही बता दे रहे हैं। लेकिन अगर इस ट्रिक से करेंगे तो श्योर है कि कोई भी सवाल सॉल्व कर ले जाएंगे। देखिए सबसे पहली चीज़ कि क्षेत्रफल किस आकृति का निकालते हैं, जिसका एक निश्चित आकार हो। ठीक है, जिसका निश्चित आकार ना हो उसका हम लोग नहीं निकाल सकते। जैसे कोई कह दे अगर हमें रेखा का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या हम लोग निकाल पाएंगे? नहीं ना। इसके बाद अगर हमें वर्ग का निकालना है तब आयत हो गया, वर्ग हो गया या घनाभ हो गया। घनाभ हो गया, इन सब का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखते हैं जैसे 2D, ये तो 3D है। 2D में जैसे अगर हमें 4 पॉइंट दे दिया गया, x, y, a, b, m, n, -a, -b, 4 बिंदु दे दिए गए और कह दिया कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक, और त्रिभुज A, B, C, A, B, C, D। ठीक, ये अगर इस तरीके से 3 से 4 बिंदु अगर हमें दे दिए गए या कह दिया कि किसी रेखा पर या किसी भी आकृति के निर्देशांक दिए गए हैं, P, Q, R, 3 निर्देशांक, कम से कम वो 3 निर्देशांक देगा जब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहेगा। क्योंकि क्षेत्रफल ज्ञात करना त्रिभुज से ही शुरू होता है। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, इसलिए वो जो है ऐसे देगा। और किसी भी रेखा को जब वो कह देगा संरेख है या नहीं, संरेख का मतलब है कि तीनों बिंदु क्या होंगे, एक सीध में होंगे, कोलिनियर होंगे। एक सीध में होने का तात्पर्य है कि उसका कोई क्षेत्रफल नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी आकृति का क्षेत्रफल 0 हो जाता है, ठीक, तो हम 2 चीज़ कह सकते हैं, एक तो कोलिनियर और दूसरा कह देंगे कि वो बिंदु है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे हम लोग निकालेंगे क्षेत्रफल। जो ये चारों निर्देशांक दिए हैं, इस निर्देशांक को हम लोग कैसे लिखेंगे, x, y, ऊपर और नीचे लिखेंगे, A, B, M, N, -a, -b, और इस वाले को एक बार फिर लिख देंगे x, y। ठीक है, दिया कितना है, 4 निर्देशांक, लिखे कितना है, 5। ठीक है, x, y, a, b, m, n, -a, -b, x, y। ठीक है, निर्देशांक जो दिया रहेगा इसी प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंगल लाइन
ऐसे सबको खींच देंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं? फिर क्या करेंगे, डबल लाइन खींच देंगे इसको। ठीक है, अब किसी भी आकृति का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना हो तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट फिर छोटा ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, जितना सिंगल चिन्ह है, ठीक, जितना सिंगल चिन्ह है इसका गुणा करके एक में लिखेंगे और सबको जोड़ देंगे। सबको क्या करेंगे, जैसे x का गुणा b में करेंगे तो bx, a का गुणा n में करेंगे प्लस an, m का गुणा माइनस b में करेंगे तो माइनस bm। हमने कहा कि सबको जोड़ देंगे, ये न कहना कि हमने घटा दिया है, ये चिन्ह प्राप्त हुआ है, हम जोड़े ही हैं। जैसे प्लस को अगर माइनस के साथ करोगे तो क्या आएगा, माइनस ना, तो वही ये माइनस हुआ है। ठीक है, हम जोड़े ही हैं। माइनस ay, ठीक, यहाँ पे बीच में रहेगा माइनस। फिर अब इसका जो है डबल वाले का जो है गुणा करेंगे, a का गुणा y में करेंगे ay, m का b में करेंगे प्लस bm। कट जाएगा यार, नहीं कटेगा नहीं, ठीक है, माइनस an माइनस bx और ब्रैकेट क्लोज। यही हो जाएगा क्षेत्रफल का फार्मूला। इतना बड़ा फार्मूला कौन याद कर पाएगा, हमें आज तक नहीं हुआ याद, लेकिन जब भी मैं सॉल्व करता हूँ इसी से सॉल्व करता हूँ, सवाल सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर जो है कल जब सवाल समझाएंगे इस पर तो और अच्छे से बता देंगे। शिवम बंद कर दो। आज हम लोग शुरू करेंगे, देखेंगे नेक्स्ट। कल हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में समबाहु त्रिभुज तक, आज हम लोग समबाहु त्रिभुज के आगे पढ़ेंगे। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के बाद आता है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या आता है, समद्विबाहु। ठीक है, सम मीन्स होता है समान, द्वि मीन्स होता है दो, बाहु मीन्स होता है भुजा। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो वो कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का अगर हम लोग चित्र बनाएं तो कुछ ऐसा ही ये दिखेगा। ये दोनों भुजाएं हो जाएंगी A और ये हो जाएगा B। ठीक है, A, B और C। ठीक है, अब सवाल कैसे देगा वो हमें तीन शीर्ष या तीन बिंदु का निर्देशांक दे देगा, x, y, a, b और तीसरा है -a, -b। ये तीन बिंदु दे दिया। इसके बाद वो कहेगा कि सिद्ध कीजिए क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है। हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले A से B के बीच की दूरी को ज्ञात करेंगे, फिर हम लोग A से C के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, A से C के बीच की दूरी, अगर और इसके बाद BC के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। अब देखेंगे इन तीनों में से दो भुजा बराबर होगी।
इन तीनों में से दो भुजा बराबर होगी। हमने यहाँ पर दिखा दिया है इस और इस भुजा की लंबाई क्या है a, इसलिए AB के बराबर है AC डज नॉट इक्वल है BC। ठीक है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, किसी भी त्रिभुज का परिमाप, किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, a प्लस b, इसका मतलब है 2a प्लस b। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु, इसका मतलब होता है, विषम का मतलब होता है जो समान ना हो। ठीक है, वह त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा समान न हो विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है, या तीनों भुजाएं अलग अलग या असमान हो। जैसे XYZ। ठीक है, इस तरीके का सवाल वो जो है कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, विषम बाहु है कि नहीं है, वो जब भी पूछेगा केवल समबाहु और समद्विबाहु ही पूछेगा। ठीक है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्षेत्रफल पूछता है तो उसमें एक फार्मूला आता है, उसे कहते हैं हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, देखते हैं, और हीरोन्स फार्मूला विषम बाहु के लिए ही है, मेनली देखा जाए विषम बाहु के लिए ही है, लेकिन हम लोग किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल उससे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, अगर इस भुजा को A, इसको B और इसको C मान लें, तब त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप नहीं, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप अर्ध परिमाप को यस से डिनोट करते हैं, A प्लस B प्लस C अपान 2। ठीक है, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है अंडर रूट इस यस में से एक घटा देंगे, यस में से B घटा देंगे और यस में से C घटा देंगे, यही हो जाता है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, कल हमने समबाहु तक पढ़ा था। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उसका परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट 3/4a स्क्वायर। उसके बाद आज हमने पढ़ा समद्विबाहु। समद्विबाहु का क्षेत्रफल नहीं पूछता है, लेकिन अगर कहीं पूछ लेगा तो हम उसका क्षेत्रफल बता देंगे। फिर हमने पढ़ा विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें नोट कर लो। इसके बाद थोड़ा सा बताएंगे चतुर्भुज के बारे में। देखिए, आपकी किताब का 17 नंबर का सवाल है। A 2, -2 B
14, 10 C 11, 13। देखिए ये एक सवाल है, एक त्रिभुज जिसके तीनों शीर्ष दिए हैं A 2, -2, B 14, 10, C 11, 13 हैं, तो सिद्ध कीजिए क्या यह समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश का हो। एक कोण 90 अंश का हो। शेष दोनों कोण जरूरी नहीं है, इसलिए कहेंगे कि शेष दोनों कोण न्यून कोण हो। ठीक है, एक कोण 90 अंश, शेष दोनों कोण न्यून कोण, और यह जो है पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कर रहा हो। AC² = AB² प्लस BC²। पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि सबसे बड़ी भुजा या 90 अंश के सामने की भुजा को कहते हैं कर्ण। ठीक है, हाइपोटेनियस। इस भुजा को कहेंगे लंब, और जिस पर त्रिभुज टिका हुआ है उसको कहेंगे बेस। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा वही होगा समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो इसको हमें सिद्ध करना है समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले AC के बीच की दूरी को ज्ञात कर लेंगे, फिर AB के बीच की, फिर BC के बीच की दूरी को ज्ञात कर लेंगे। कैसे? हमने बीच की दूरी का फार्मूला पढ़ा था, दूरी निकालने का सूत्र। ठीक है, स्मॉल d = इन सब को भी ऐसे हम शो कर देंगे, x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब देखिए AC = √A और C, ये वाला और ये वाला हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, चाहे x1 - x3 कीजिए, चाहे x3 - x1। ठीक है, तो x3 - x1 करेंगे तो हो जाता है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लिख दें, फार्मूला लिख दें। x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर। एक बार लिख दे रहे हैं, उसके बाद काम हो जाएगा। x3 - x1 करेंगे तो हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस y3 - y1 11 -2। ठीक है, जैसे ये लिखा गया है तो इसको क्या लिखेंगे, y3 को लिखेंगे 13, माइनस है सूत्र में, माइनस हो गया। y1 को क्या लिखेंगे, -2। ये क्या है, -2 है ना। अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। ठीक है, तो 13 2 15, 9 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 9 9 81 प्लस 15 15 में 225। ठीक है, हमने कहा था स्क्वायर जो है कम से कम 20 तक तो याद ही कर लो। अगर 30 तक नहीं कर पा रहे हो तो 20 तक कम से कम याद ही कर लो। इक्यासी और 225 को जोड़ेंगे तो
हो जाएगा 306। ठीक है, इकाई। इसी तरीके से BC या AB के बीच की दूरी को हम लोग ज्ञात करेंगे। AB के बीच की दूरी मतलब AB, ठीक है। 2 - 14 करेंगे तो हो जाएगा -12 का स्क्वायर प्लस -2 - 10 करेंगे तो ये हो जाएगा -12 का होल स्क्वायर। सर -12 को आया। सर -12 कैसे आया? सर ऊपर तक प्लस के सिंबल ले रखा है। ये वाला कि ये वाला? सर दोनों। दोनों, ठीक है। फार्मूले में लिखा जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर, है ना। तो x1 क्या है? 2 है, माइनस x2 क्या है? 14 है का होल स्क्वायर। इसको अब घटाओ, क्या आएगा? -12 का होल स्क्वायर। ये हो गया ये वाला, ठीक है। दूसरा वाला देखो, आ गया। पूछते रहना किसी को कोई समस्या होती है तो। 12 ब्रह्म में 144 प्लस 12 ब्रह्म में 144, ये हो जाता है 288 √288 इकाई। ठीक है। तीसरा बचा है BC। सवाल थोड़ा सा लंबा होता है, इसीलिए ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। BC निकालेंगे अब तो 14 - 11 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 10 - 13, इसका मतलब है -3 का स्क्वायर। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 81 अंडर रूट इकाई। कहाँ पे? 9 + 9 हो जाएगा 18 हो जाएगा तो सर वहाँ। अच्छा हाँ यार, अंडर रूट 18 हो जाएगा। ठीक। अब देखिए, हमने कहा कि तीनों भुजा के दूरी जो है निकालने के बाद ये फॉलो करना चाहिए। ठीक है। अब देखिए AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC क्या आया है? √306, √306 का होल स्क्वायर इक्वल टू AB क्या आया है? √288 का होल स्क्वायर, √BC क्या आया है? √18, ठीक है, का होल स्क्वायर। √306 का अगर स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा? 306 बराबर ये हो जाएगा 288 प्लस 18, ठीक। 306 बराबर हो जाएगा 306 के, ठीक है। चूँकि दोनों पक्ष बराबर है इसलिए पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करता है। अतः दिए गए तीनों शीर्ष समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है। इस तरीके से ये सवाल होगा। इसको नोट कर लीजिए।